हम्म। चुप रहना। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि ग्रुप में आया था। पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम स्पर्श श्रीवास्तव एडवोकेट है और मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट गोरखपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। और आज का टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड जनरेटिव एआई, वेयर लॉ मीट्स इनोवेशन। तो मीटिंग की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। आप लोग मुझे ये बताइए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से आप लोग समझते क्या हैं? क्या मतलब है इसका? एनीवन, कोई भी? चलिए ठीक है। जी सर, जी सर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब क्या है? क्या समझते हैं आप लोग इस वर्ड से कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मैंने राइट्स क्या? ये अपने मैंने जमीनी विवाद से संबंधित। जमीनी विवाद? जी, जमीनी मैंने अपना अधिकार क्या है प्रॉपर्टी में, वही ना। नहीं, ये नहीं है। हम्म। सोना यदुवंशी जी, आप जवाब देना चाहेंगी? चलिए ठीक है, हम ही बताते हैं। जैसा कि डेफिनेशन है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, ये एक लीगल प्रिविलेज होता है जो कि क्रिएटर्स को या फिर कोई भी ओनर हो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी का, मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टी जो जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जो फिजिकली इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो प्रॉपर्टी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है, एसेट्स होते हैं। और उसी को प्रोटेक्ट करने का, कि उस प्रॉपर्टी को बिना हमारी इजाज़त के कोई यूज़ ना कर सके, या फिर अगर कोई यूज़ कर रहा है तो हमारे सहमति से यूज़ करे, और यूज़ करने से जितना उसको मुनाफा हो रहा है धन का, उसमें से कुछ प्रतिशत हमको भी मिले। ये होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जैसा जी। कि डेफिनेशन लिखा हुआ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, शॉर्ट में आईपीआर भी कहते हैं, रेफर्स टू लीगल प्रिविलेज granted to creators or owners over their intangible properties या assets, such as invention, कोई खोज कोई किया हो, या फिर लिटरेरी कोई बुक लिखा हो, किताब लिखा हो, या आर्टिस्टिक वर्क्स जैसे कोई गाना बनाया है या कोई जी। पेंटिंग किया है, या फिर सिंबल्स, जो भी ब्रांड्स होते हैं आजकल, मैकडोनल्ड्स हो गया या इस तरीके से बाटा, तो इसके जो सिंबल्स होते हैं, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो ये क्यों होते हैं राइट्स? किसी भी व्यक्ति का इंटेलेक्चुअल वर्क जो होता है, उसको अनऑथराइज्ड यूज से बचाने के लिए होता है। कि हमारे, जैसे मान लीजिए हम कोई गाना बना रहे हों या फिर कोई किताब हम लिखे हैं, तो उसको कोई व्यक्ति अगर इस्तेमाल कर रहा है बिना हमारी इजाजत के और उससे मुनाफा कमा रहा है, तो ये राइट्स जो हैं, ये जो लॉज हैं, उसी को रोकते हैं कि हमारी इजाजत के बगैर हमारा वर्क कोई यूज ना कर सके, और अगर करे तो हमको उसका मुनाफा मिले, कुछ प्रतिशत मिले हमको। तो IPR ensures that creators can earn recognition and financial benefits from their creations। कि हमारा नाम हो, जैसे कोई भी बुक लिखी जाती है उसमें ऑथर का नाम होता है, कोई गाना कुछ गाया हो तो उसमें भी क्या कहते हैं, राइटर का नाम आता है, सिंगर का नाम आता है, प्रोड्यूसर्स का नाम आता है। तो ये सब जो क्रिएटर्स हैं, उनको रिकग्निशन दिलाने के लिए और उनको फाइनेंशियल बेनिफिट जो वो काम किए हैं उसको दिलाने के लिए ये चीजें यूज होती हैं।
बेसिकली यही है इंट्रोडक्शन टू आईपीआर। क्रिएटिविटी और इनोवेशन को इनकरेज करता है कि जैसे मान लीजिए हम कुछ भी काम किए हों, कोई गाना बनाए हैं, कोई बुक लिखे हैं, या फिर कोई ब्रांड का लोगो बना रहे हैं, या कोई ट्रेड सीक्रेट है हमारा, तो अगर हमारे कंसेंट के बिना या हमारी मंजूरी के बिना कोई ये सब चीजें इस्तेमाल करेगा, तो और उसको रोकने के लिए कोई मैकेनिज्म भी अगर नहीं होगा, तो फिर हम ऐसा कोई काम क्यों करेंगे? कोई गाना क्यों बनाएंगे, कोई बुक क्यों लिखेंगे हम, है कि नहीं? तो एक तरीके से क्रिएटिविटी और इनोवेशन को इनकरेज करता है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। गिव्स एक्सक्लूसिव राइट्स टू क्रिएटर्स, क्रिएटर्स को एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं इसमें। प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड यूज, जैसे कि मैंने बताया था कि अनऑथराइज्ड यूज हमारे मंजूरी के बगैर हमारा काम को इस्तेमाल ना कर सके। और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है ये आईपीआर। तो कितने तरीके के आईपीआर होते हैं? वैसे तो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन इसमें 5 ही दिखाए जा रहे हैं। कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स भी होते हैं, और ट्रेड सीक्रेट होते हैं। अब इन सबको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। पहले कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है और किस चीज को प्रोटेक्ट करता है? कॉपीराइट लिटरेरी वर्क्स को, जैसे कोई किताब लिखा हो, उपन्यास लिखा हो, या फिर कोई गाना बनाया हो, गाना सॉन्ग्स के लिरिक्स लिखा हो, फर्म्स, कोई सॉफ्टवेयर हो, या कोई आर्टिस्टिक क्रिएशन हो, कोई पेंटिंग हो गया, कोई स्कल्पचर हो गया, ये सब चीजें कॉपीराइट के एम्बिट में आती हैं। इसका ड्यूरेशन क्या होता है? इसका ड्यूरेशन इंडिया में 60 साल का ड्यूरेशन है। मतलब कि एक एवरेज इंडियन का जो लाइफ स्पैन होता है उसके बराबर। मतलब ताउम्र आपका कॉपीराइट आपके पास रहेगा। तो की रिक्वायरमेंट क्या होती है कॉपीराइट, किसी भी मटेरियल को, किसी भी क्रिएशन को कॉपीराइट करने के लिए? की रिक्वायरमेंट आपकी है ओरिजिनलिटी, कि ओरिजिनल होना चाहिए, कहीं से कॉपी ना हो, और मिनिमल क्रिएटिविटी। एक सर्टेन परसेंटेज तय है, उतना कम से कम क्रिएटिविटी उसमें दिखनी चाहिए आपके वर्क में। गिव्स एक्सक्लूसिव राइट टू रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट, परफॉर्म या अडॉप्ट। अगर कॉपीराइट हम कराए हैं अपने काम का, तो एक्सक्लूसिव राइट हमको मिलता है कि उस वर्क को मैं दोबारा से उसको रिप्रोड्यूस कर सकूं, मतलब कई बार बना सकूं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं, बांट सकूं, या फिर अगर गाना है या कोई मूवी है तो उसको परफॉर्म मैं कर सकूं, या फिर अडॉप्ट कर सकें उसको। तो कॉपीराइट की ये चीजें होती हैं। अब पेटेंट, पेटेंट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये प्रोटेक्ट करता है पेटेंट न्यू इन्वेंशंस को, कि जो साइंटिस्ट होते हैं, जैसे फिजिसिस्ट हो गए, बॉटनिस्ट हो गए, या मैथमेटिशियन हो गए, कोई नई चीज का डिस्कवर करते हैं या फिर कोई नई चीज बनाते हैं, या फिर कोई टेक्निकल सॉल्यूशंस हो गए, तो ये सब चीजें प्रोटेक्ट करता है पेटेंट। जैसे मान लीजिए कोई नई दवाई बन गई, जैसे रशिया में फिलहाल कैंसर की दवाई बनाई जा रही है, तो उधर के साइंटिस्ट क्या करेंगे, अपने नाम से पहले पेटेंट करवा लेंगे दवाई का, ताकि जो दवाई का फॉर्मूला है उसको कोई और यूज ना कर सके। और अगर कोई और फार्मास्यूटिकल कंपनी या कोई दूसरी कंपनी उसको यूज करती है, तो उसमें जो फाइनेंशियल बेनिफिट, मुनाफा हो रहा है पैसों का दूसरी कंपनी को, तो उसमें से कुछ प्रतिशत हमको भी मिले, क्योंकि हम ही ने वो दवाई बनाई थी। तो बेसिकली यही, इसी तरीके से पेटेंट वर्क करते हैं। तो इसके रिक्वायरमेंट क्या है? नॉवेल्टी होनी चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप होने चाहिए उसमें, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी भी होनी चाहिए, कि बड़े पैमाने पे हम उसको इस्तेमाल कर सकें जनता के हित के लिए।
तो इसका ड्यूरेशन क्या होता है, एक पेटेंट आप जब फाइल करते हैं तो उससे 20 साल के लिए मान्य होता है। 20 साल के बाद आपका पेटेंट खत्म हो जाता है। तो पेटेंट के कितने प्रकार होते हैं? पेटेंट के देखिए 3 प्रकार होते हैं। यूटिलिटी पेटेंट होता है जो किसी प्रोसेस को या किसी प्रोडक्ट को सुरक्षित करता है। एक सेकेंड। हाँ, किसी प्रोसेस को या किसी प्रोडक्ट को, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, उसको बनाने का जो प्रोसेस है उसको भी पेटेंट किया जा सकता है, या फिर किसी फाइनल प्रोडक्ट को पेटेंट किया जाता है। तो ये यूटिलिटी पेटेंट की कैटेगरी में आता है। सेकंड है डिजाइन पेटेंट। मान लीजिए कोई एक डिजाइन है, किसी कंपनी का लोगो हो गया, इस तरीके से होते हैं। अब प्लांट पेटेंट जो है वो कुछ कंट्रीज में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रेडमार्क्स पे। तो ट्रेडमार्क क्या क्या चीजें प्रोटेक्ट करता है? ट्रेडमार्क आपका ब्रांड का नाम, ब्रांड का लोगो, या ब्रांड का कोई स्लोगन हो गया, या कोई भी स्लोगन हो गया, शेप्स और कलर्स, ये सारी चीजें ट्रेडमार्क के अंडर में आती हैं और इसको ट्रेडमार्क में प्रोटेक्शन मिलती है। तो ब्रांड का नेम, जैसे मान लीजिए कई सारे ब्रांड हैं, बाटा हो गया शूज में, नाइकी हो गया, क्लोथ्स में H&M हो गया, या फास्ट फूड में देख लीजिए मैकडोनल्ड्स हो गया, या फिर बर्गर किंग हो गया। तो ये सब के जो लोगोज होते हैं, जो नाम होते हैं, जो कलर्स यूज हुए होते हैं, सब पेटेंटेड होते हैं और प्रोटेक्टेड रहते हैं, और उनके किसी के इजाजत, जो इनको बनाया है उसके या फिर कंपनी की इजाजत के बगैर ये चीजें यूज नहीं की जा सकती हैं किसी और व्यक्ति द्वारा। पर्पस क्या होता है पेटेंट का? आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कि जो सर्विस मिल रही है या फिर जो सामान हम लोग ले रहे हैं, तो उसका जो सोर्स है, कहाँ से वो सामान निकला है या सर्विसेज कहाँ से उजागर हुई हैं, उसको आइडेंटिफाई करने में बहुत मददगार होता है। ट्रेडमार्क का जो ड्यूरेशन होता है 10 साल के लिए होता है, और उसको जब तक चाहे तब तक रिन्यू करवाया जा सकता है पेटेंट को। प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंफ्यूजन, इमिटेशन एंड पासिंग ऑफ एक्सेट्रा। कंफ्यूजन कई सारे, जैसे मान लीजिए ऑफ ब्रांड भी होते हैं। आप लोगों ने कभी ये लॉटे चोको पाई तो देखा होगा डब्बा, तो उसका एक और ऑफ ब्रांड वर्जन आता है लोकल, ओरायन चोको पाई नाम रहता है। तो ये सब चीजें हैं। तो ट्रेडमार्क बेसिकली आपकी ब्रांड आइडेंटिटी जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। थर्ड पे चलेंगे। थर्ड है इंडस्ट्रियल डिजाइन्स। तो इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या क्या प्रोटेक्शन इसमें मिलती है? एस्थेटिक या फिर विजुअल अपीयरेंस कह सकते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट है और उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट आपका किस तरीके का वो प्रोडक्ट दिखता है, वो है। तो इंडस्ट्रियल डिजाइन में ये भी प्रोटेक्शन मिलती है प्रोडक्ट को। अब आगे क्या क्या कवर होता है इसमें? शेप कवर होते हैं, पैटर्न्स कवर होते हैं, ऑर्नामेंटेशन कवर होता है, और कॉन्फ़िगरेशंस कवर होते हैं इसमें। इसका भी ड्यूरेशन 10 साल या उससे ज़्यादा का हो सकता है, और हर 5 साल पे 5 साल के लिए रिन्यूएबल भी है, रिन्यू भी कराया जा सकता है 5-5 साल के लिए। हाँ नहीं सॉरी, 10 साल के लिए होता है आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन, और 5 साल के लिए रिन्यू कराया जा सकता है। तो बेसिकली 15 साल के लिए इंडस्ट्रियल डिजाइन होता है। डज नॉट प्रोटेक्ट टेक्निकल और फंक्शनल फीचर्स, जो किसी प्रोडक्ट के होते हैं उसको प्रोटेक्ट नहीं करता है ये। आगे चलते हैं। आगे आगे ट्रेड सीक्रेट।
तो ट्रेड सीक्रेट क्या होता है? कोई भी कॉरपोरेट एंटिटी हो गई या बिजनेस एंटिटी हो गई, तो उसको जो कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोटेक्ट करता है, कि जो हमारी ब्रांड की आइडेंटिटी है या फिर जो ब्रांड है हमारा, उसी एक इंफॉर्मेशन पे टिका हुआ है। जैसे केएफसी का ट्रेड सीक्रेट था उसका जो फ्राइड चिकन है, उसकी रेसिपी जो 11 हर्ब्स एंड स्पाइसेस से बन के चलती है, और केएफसी बार बार उसी 11 हर्ब्स एंड स्पाइसेस को लेके प्रमोट करता है अपने ब्रांड को। तो ट्रेड सीक्रेट में इस तरीके की जो इंफॉर्मेशंस हैं वो प्रोटेक्ट की जाती हैं। जैसे कोका कोला कंपनी है कोल्ड ड्रिंक की, तो कोका कोला में क्या क्या चीजें मिला के बनाई जाती हैं कि उसका टेस्ट ऐसा रहता है जो पहले भी था, या फिर उसका जो टेस्ट है उसको कोई इमिटेट नहीं कर सकता है। तो कई सारी कंपनीज हैं इस तरीके के ट्रेड सीक्रेट होते हैं, जो इसी में प्रोटेक्शन मिलती है उसको। जैसे एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, लिखा भी है कोका कोला का फॉर्मूला, या कोई एल्गोरिदम हो गया, कंज्यूमर की लिस्ट हो गई, या फिर कोई इंटरनल प्रोसेस है कंपनी का। ये सब चीजें ट्रेड सीक्रेट में आती हैं। इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर नहीं होता है, और ये प्रोटेक्शन तब तक चलती है जब तक सीक्रेसी मेंटेन रहती है आपकी। अब आ गया जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। तो जो जियोग्राफिकल इंडिकेशंस होते हैं वो क्या चीज प्रोटेक्ट करते हैं? वो प्रोटेक्ट करते हैं प्रोडक्ट जो किसी स्पेसिफिक रीजन या फिर एरिया के लिए टाइड होते हैं। किसी एक एरिया में ही वो प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं और कहीं नहीं मिल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, दार्जिलिंग की जो चाय रहती है वो आपका जियोग्राफिकल इंडिकेटर हो गया एक। बनारस की साड़ी होती है, या फिर कांचीपुरम का जो सिल्क होता है, ये सारा आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशंस में आता है। तो ये इंश्योर क्या करता है? ऑथेंटिसिटी इंश्योर करता है, और मिसयूज ऑफ रीजनल आइडेंटिटी को प्रिवेंट करता है, कि जो रीजनल आइडेंटिटी है उसको मिसयूज कोई ना कर सके। ये आगे चलते हैं। सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन, SICLD, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो इसमें ये होता है कि जो सेमीकंडक्टर चिप्स जो होते हैं, जो उसका डिजाइन होता है, उसको प्रोटेक्शन मिलती है इसमें। इसका भी ड्यूरेशन 10 साल के लिए होता है रजिस्ट्रेशन की डेट से लेके। तो सर्किट के लेआउट और कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी होने से बचाता है ये। IPR का तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज जनरेटिव AI। क्योंकि आज हम लोग इसी को कंपेयर कर रहे थे कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो आज के युग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में, कहाँ तक काम कर सकते हैं और क्या क्या इसमें आगे हो सकता है, ये बातें करेंगे हम इसमें। व्हाट इज जनरेटिव एआई? जनरेटिव एआई क्रिएट्स न्यू कंटेंट यूजिंग लार्ज डाटा सेट। देखिए क्वेश्चन भी वही है, आंसर भी नीचे ही लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप लोगों की समझ में जनरेटिव एआई क्या है आखिर? अगर किसी को मालूम हो, अगर नहीं भी मालूम, आंसर गलत भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस जब आंसर देने की कोशिश कीजिए आप लोग कि जनरेटिव एआई होता क्या है। आंसर नीचे ही लिखा है सर जी। चलिए ठीक है। जनरेटिव एआई का मतलब होता है ऐसे एआई मॉडल्स जो लार्ज डाटा सेट से जो ट्रेंड होते हैं और कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आगे हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ जनरेटिव एआई। चैट जीपीटी तो सबको मालूम ही है,
जो एक टेक्स्ट बेस्ड चैटबॉट है, जिससे चैट करके चीज़ें हम लोग पूछ सकते हैं और इमेजेस भी जनरेट करवा सकते हैं। डॉली है एक एआई, या फिर जिसको मिड जर्नी भी कहा जाता है, जो इमेज क्रिएशन के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। सुनो नाम से एक एआई है जो म्यूजिक बेस्ड एआई है, और रनअवे या फिर सोरा एआई, बहुत ही फेमस एआई हैं ये सारे। और सोरा एआई वीडियो जनरेशन के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। तो बेसिकली जनरेटिव एआई यही होते हैं कि जो लार्ज डाटा सेट्स में ट्रेंड होते हैं और टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या फिर म्यूजिक को जनरेट कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स हैं कुछ। तो जनरेटिव एआई काम कैसे करता है? तो जो जनरेटिव एआई है आपका, वो मैसिव डाटा सेट्स से ट्रेंड होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो चैट जीपीटी है, इसका जो सब्सक्रिप्शन है इंडिया में लगभग 1 साल के लिए फ्री कर दिया गया है ओपन एआई द्वारा। तो किस लिए फ्री किया गया है? इसमें विन विन सिचुएशन है दोनों की। इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, उन लोगों को, मतलब हम लोगों को फ्री में प्रो वर्जन एआई का मिल रहा है, चैट जीपीटी का। और जो इतने सारे जो डाटा मिलेंगे, जो भी चीज एंटर हम लोग करेंगे, कोई फोटो भेजेंगे, कुछ भी लिखेंगे, तो ओपन एआई जो कंपनी है, जो जिसने चैट जीपीटी बनाया है, उस डाटा से अपने एआई को ट्रेन करेगा। तो इसका मैसिव डाटा सेट का मतलब यही होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा से अपने एआई को ट्रेन करना। तो मैसिव डाटा सेट से ट्रेन होते हैं एआई, जो पैटर्न्स होते हैं उनको लर्न करते हैं, सीखते हैं। उसके बाद ह्यूमन लाइक जो आउटपुट होते हैं वो देते हैं। तो बेसिकली इसी तरीके से जनरेटिव एआई काम करता है। तो इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चैलेंजेस इन जनरेटिव एआई, तो इसमें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं आईपी के जनरेटिव एआई में? कॉपीराइट के इशू आ सकते हैं, ट्रेडमार्क रिस्क होता है, पेटेंट कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, और डाटा सेट ट्रांसपेरेंसी से जुड़े हुए सवाल भी उठ सकते हैं। तो पहले चलते हैं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इन ट्रेनिंग डाटा। जो ट्रेनिंग डाटा होता है आपका, उसमें कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कैसे हो सकता है? तो पहला है यूज ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल फॉर ट्रेनिंग। कई बार होता है, जो कंपनीज होती हैं एआई की, वो कॉपीराइटेड जो मटेरियल होते हैं उससे ट्रेनिंग करवाते हैं एआई को। तो उसमें जो भी ज्यादातर डाटा होता है वो कॉपीराइटेड होता है और विदाउट परमिशन, क्रिएटर के परमिशन के बगैर यूज होता है। तो उससे ये होता है कि जो स्क्रैप डाटा होता है, बुक होता है, आर्टिकल होता है, इमेजेस होता है, म्यूजिक, कोड, इन सबको स्क्रैप कर देता है एआई मॉडल। तो इससे दो क्वेश्चंस उठते हैं कि डज कॉपीइंग इनटू ट्रेनिंग डाटा वायलेट रिप्रोडक्शन राइट्स? मान लीजिए कोई एआई किसी बुक पे या फिर कोई ऐसी चीज पे ट्रेन हो रहा है जो कॉपीराइटेड मटेरियल है, और फिर कोई एक व्यक्ति है, वो कुछ ऐसा सवाल पूछते हैं जो सेम वही डाटा जो ट्रेनिंग के लिए यूज हुआ था, जो कॉपीराइटेड है, एआई उसी डाटा को फिर रिप्रोड्यूस कर देता है, सेम उसी तरीके से उठा के आपके समक्ष रख देता है। तो कहीं ना कहीं जो रिप्रोडक्शन राइट्स होते हैं ऑथर के या क्रिएटर के, वो इन्फ्रिंज हो रहे हैं। या फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो ट्रेनिंग है, एआई की जो ट्रेनिंग है, उसको फेयर यूज में कंसीडर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? ये दो सबसे बड़े क्वेश्चन उठ रहे हैं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इन ट्रेनिंग डाटा में। तो इसमें इफेक्ट क्या पड़ रहा है अभी कि ऑथर्स, आर्टिस्ट और पब्लिशर्स हैं, वो जो एआई कंपनीज हैं पूरे दुनिया में उनके ऊपर
केस किए जा रहे हैं एआई कंपनीज के ऊपर कि अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आवर डाटा हो रहा है और अनऑथराइज्ड ट्रेनिंग में। तो जो भी एआई कंपनीज हैं उन पे कई सारे केस चल रहे हैं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट को ही लेके। सेकंड है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इन आउटपुट। जो एआई आउटपुट हम लोगों को दे रहा है हमारे सवाल को लेके। लाइट चली गई, एनीवेज दिखाई दे रहा, बंद कर दो। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट को लेके क्या क्या होता है कि जो एआई आउटपुट होता है वो एआई आउटपुट सिमिलैरिटी टू एग्जिस्टिंग वर्क। कई सारी ऐसी चीज होती हैं, कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एआई में हम लोग पूछते हैं और वो ऐसा आउटपुट देता है जो अभी सिमिलर जो वर्क किसी का है पहले से कॉपीराइटेड, सेम वही उठा के हम लोगों को दे देता है। तो एक बार ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है। तो एआई में जनरेट क्या क्या जनरेट कर सकती है एआई? कोई स्पेसिफिक आर्टिकल है जो कॉपीराइटेड है, उसी तरीके का क्या कहते हैं दे सकता है। ठीक है, कोई आर्टिस्ट स्पेसिफिक कोई चीज है, जैसे मान लीजिए कोई फोटो है, कोई पेंटिंग है, उसी को सिमिलर आर्ट में, जैसे एक गिबली ट्रेंड नहीं चला था पहले, सेम वही चीज है जो आर्टिस्ट हैं उनके गिबली ट्रेंड के, सेम वैसा ही आर्ट वर्क आउटपुट दे रहा था एआई। तो ये भी एक कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो गया। टेक्स्ट रिजेंबलिंग आर्टिकल्स और बुक, कोई बुक लिखे हैं हम जो कॉपीराइटेड मटेरियल है, या फिर कोई आर्टिकल हम लिख रहे हैं या फिर लिखे हैं, तो एआई कई बार ऐसा टेक्स्ट जनरेट कर सकता है जो उस बुक से मेल खाए, या बुक में जो चीजें उससे मेल खाए, या आर्टिकल्स से मेल खाए, तो ये भी एक कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है। म्यूजिक क्लोज टू नोन सॉन्ग्स, जो म्यूजिक जनरेटिव एआई हैं, जैसे सुनो एआई हो गया या फिर हंगामा म्यूजिक हो गया, ऐसे करके कई सारे एआई हैं। सर्च मारेंगे आप लोग गूगल पे तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो कोई अभी के सॉन्ग्स हैं पहले से ही, तो एआई कुछ ऐसे गाने बना सकता है जो अभी के सॉन्ग से कई 90% 80% मैच कर रहे हैं। तो ये भी एक कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है। कोड डिलीवर्ड फ्रॉम प्रोप्रिएटरी रिपोजिटोरीज, तो जो भी कोड है, जैसे कोई एक गेम का कोड हो गया या किसी सॉफ्टवेयर का कोड हो गया, तो एआई जो कोड जनरेट करता है वो भी हो सकता है किसी एक कोड से मेल खा जाए, तो ये भी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है। सब्सटैंशियल और सिमिलैरिटी काउंट्स एज इन्फ्रिंजमेंट, तो रिस्क ये होता है कि अगर हद से ज्यादा सिमिलैरिटी दो चीजों में मिल रही है तो वो इन्फ्रिंजमेंट के डेफिनेशन में आ सकता है। और भी चीजें हैं जैसे डीप फेक्स हैं, आजकल, पहले बहुत न्यूज में आता था, आजकल तो फिलहाल कम हो गया है। तो जो डीप फेक है वो किसी पर्सन का लाइकलीनेस या फिर वॉइस या फिर पर्सनैलिटी कॉपी कर सकता है। सेपरेट पब्लिसिटी राइट इश्यूज हो सकते हैं इससे। ऑथरशिप एंड ओनरशिप इश्यूज भी इसमें आते हैं। ऑथरशिप एंड ओनरशिप इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं? तो क्वेश्चन क्या है, हु ओन्स एआई जनरेटेड कंटेंट, कि अगर कोई कंटेंट है और एआई जनरेट कर रहा है उसको, तो उसका ओनर किसको माना जाएगा उस कंटेंट का? तो करंट लॉज रिक्वायर ह्यूमन क्रिएटिविटी फॉर कॉपीराइट, जो अभी के कानून हैं उसमें ह्यूमन क्रिएटिविटी जो है वो मैंडेटरी है। बिना क्रिएटिविटी लेवल के आपको कॉपीराइट नहीं मिल सकता है किसी भी चीज पे। तो जो माननीय न्यायालय होते हैं, कोर्ट्स होती हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, यूनाइटेड किंगडम की और इंडिया की, वो कई सारे केसों में रूल कर चुके हैं कि एआई ऑथर नहीं हो सकता है।
कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किसी बुक का ऑथर नहीं हो सकता, किसी उपन्यास का ऑथर नहीं हो सकता है, किसी आर्टिकल का ऑथर नहीं हो सकता है। प्योर एआई आउटपुट कैन नॉट बी कॉपीराइटेड। जो प्योरली एआई का जो आउटपुट है उसको कॉपीराइट नहीं किया जा सकता है। जैसे खाली एआई से गाना बना देना, या पूरी बुक या फिर कोई आर्टिकल सिर्फ एआई से लिखवाना, ये सब कॉपीराइट नहीं किया जा सकता है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश है ये। इसमें इश्यूज क्या क्या आ सकते हैं? अगर एआई कोई चीज लिखता है या क्रिएट करता है, कोई फोटो या म्यूजिक या कोई भी चीज, तो जो यूजर है, जैसे मैं हूं, कोई भी गाना क्रिएट करवा रहा हूँ यूआई से, सॉरी एआई से, या फिर कोई भी बुक लिखवा रहा हूँ, तो क्या मैं उसको एज एन ऑथर या ओनर क्लेम कर सकता हूँ कि ये वर्क मेरा ही है? ये एक क्वेश्चन उठता है। और कैन प्रोग्रामर्स और कंपनीज ओन आउटपुट्स, कि कुछ जो प्रोग्रामर्स होते हैं जिसने एआई को डेवलप किया है, एआई को बनाया है, या फिर जो कंपनीज हैं जो प्रोग्रामर्स को जॉब देती हैं, वो जो आउटपुट है एआई के द्वारा बनाए गए, क्या कंपनी को उसका ओनर मान लिया जाए? कि जो प्रोग्रामर जो एआई को प्रोग्राम किया है, ट्रेन किया है, उसको ओनर मान लिया जाए? तो ये कुछ क्वेश्चंस उठते हैं या उठ सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ फिर? एम्बिग्युइटी इम्पैक्ट्स बिजनेस क्रिएटर्स एंड लीगल प्रोटेक्शंस। जो एम्बिग्युइटी होती है इसमें बिजनेस पे बहुत प्रभाव डालती है। क्रिएटर और लीगल प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है इसमें भी। आते हैं अब ट्रेडमार्क में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो ट्रेडमार्क में आपके चैलेंजेस क्या हैं? एआई जनरेटिंग लोगोज एंड ब्रांडेड कंटेंट। आजकल फेसबुक पे या यूट्यूब इंस्टाग्राम पे एआई जनरेटेड वीडियोस भी कई सारे आ रहे हैं। या फिर जो लोगोज एआई से आप अपना रिक्वायरमेंट टाइप कर देंगे तो एआई आपको उसी हिसाब से एक लोगो बना के दे देता है, या फिर ब्रांडेड कंटेंट आपको बना के दे देता है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? पहले ये चीज समझते हैं कि एआई अनइंटेंशनली, जानबूझकर नहीं, कोई ऐसा लोगो बना सकता है जो पहले से ही इस दुनिया में ट्रेडमार्क कोई करके रखा हो, कोई कंपनी ट्रेडमार्क करके रखी हो, या फिर कोई ब्रांड नेम अगर बन रहा है, सिमिलर ब्रांड नेम बना सकता है एआई, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं रहेगा। और क्रिएट पैकेजिंग और एड स्टाइल कंटेंट रिजेम्बलिंग ब्रांड्स। कोई पैकेजिंग कंटेंट ऐसा बना सकता है जो ब्रांड के पैकेजिंग कंटेंट से मैच करे, पैकेजिंग से, या फिर कोई एड स्टाइल कंटेंट ऐसा बना देगा एआई जो पहले से एग्जिस्टिंग ब्रांड का कोई कंटेंट हो। तो ये सब चीजें आ सकती हैं। तो इसमें रिस्क क्या होता है? रिस्क ये होता है कि कंफ्यूजन हो सकता है कि ओरिजिनल कौन सा है और एआई जनरेटेड कंटेंट कौन सा है। डाइल्यूशन, जो ब्रांड का गुडविल होता है वो डाइल्यूट हो सकता है, और पासिंग ऑफ भी हो सकता है चीजें। तो कंपनीज में सू इवन इफ कंफ्यूजन इज एक्सीडेंटल। तो कंपनीज आप पे मुकदमा भी कर सकती हैं, भले ही ये एक्सीडेंटली बना हो चीजें, या फिर जो कंफ्यूजन जनरेट हुआ है इस वजह से वो एक्सीडेंटली हुआ हो। तो आगे चलते हैं स्टाइल एंड पर्सनैलिटी राइट्स पे। स्टाइल एंड पर्सनैलिटी राइट्स में क्या होता है? मिसयूज ऑफ आर्टिस्टिक स्टाइल्स, वॉइस एंड लाइकनेस। तो जो मेरा स्टाइल है, मान लीजिए कोई पेंटिंग का या स्कल्पचर बनाने का, या फिर मेरी जो आवाज है, या फिर मेरी लाइकनेस जो है, उसको मिसयूज किया जा सकता है। तो एआई कैन मिमिक, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मिमिक कर सकता है। क्या मिमिक कर सकता है? मतलब हूबहू कॉपी बना सकता है। किस चीज की? किसी पेंटिंग के स्टाइल की,
जैसे जो बीच में गिबली ट्रेंड आया था उसका, किसी सिंगर के, गायक की आवाज की मिमिक कर सकता है, कॉपी बना सकता है। कोई फिल्म में कोई एक्टर है, उसकी आवाज की कॉपी बना सकता है। या फिर सेलिब्रिटी के जो फेसेस हैं, चेहरे, किसी सेलिब्रिटी का चेहरा आपके चेहरे पे भी लगा सकता है, फोटो में या वीडियो में। तो इसमें लीगल इशू बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे स्टाइल इमिटेशन, जिसमें लॉज जो हैं स्टाइल इमिटेशन के वो अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स वायलेशंस, पर्सनैलिटी राइट वायलेशन हो सकता है, पब्लिसिटी राइट्स वायलेशन हो सकता है आपका। मॉरल राइट्स ऑफ आर्टिस्ट अफेक्टेड, जो आर्टिस्ट के मॉरल राइट्स होते हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। आगे चलते हैं डाटा सेट ट्रांसपेरेंसी चैलेंजेस में। जो डाटा सेट यूज करता है एआई खुद को ट्रेन करने के लिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी चैलेंजेस कई सारे आ सकते हैं, जैसे लैक ऑफ क्लैरिटी अबाउट ट्रेनिंग डाटा सोर्सेज, कि जो ट्रेनिंग के लिए जो डाटा मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, और क्या ये डाटा सही भी है कि गलत डाटा है। तो इस सब चीज़ों की क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। जो कंपनीज होते हैं जो अपने एआई को ट्रेन करते हैं, वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको डिस्क्लोज या पब्लिक के सामने नहीं लाते हैं, जैसे कौन सा डाटा यूज किया गया है एआई को ट्रेन करने के लिए, या फिर जो लाइसेंस है वो ऑब्टेन किया गया है ऑथर से या ओनर से उस डाटा के, या फिर जो कॉपीराइटेड वर्क है वो स्क्रैप हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कंपनी डिस्क्लोज नहीं करती हैं, कंपनीज आम जनता को या किसी अथॉरिटी को नहीं बताती हैं। तो इसमें लीगल रिस्क क्या हो सकते हैं, जो हिडन इंफ्रिंजमेंट, कि हमारा भी जो कॉपीराइट है, कोई पेटेंट है या फिर कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उसको इन्फ्रिंज किया जा सकता है जो कभी सामने नहीं आएगा लोगों को। प्राइवेसी वायलेशंस हो सकते हैं इससे, और ब्रीच ऑफ लाइसेंस एग्रीमेंट, अगर कोई लाइसेंस एग्रीमेंट है तो उसका भी ब्रीच हो सकता है इन सब चीजों की वजह से। आगे चलते हैं, पेटेंट इशू विद एआई, कि पेटेंट का क्या इशू हो सकता है एआई से। इन्वेंटरशिप एंड पेटेंटेबिलिटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कि एआई जनरेटेड इन्वेंशंस चैलेंज, जो अगर कोई इन्वेंशन है जिसको एआई ने जनरेट किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जनरेट किया है, तो उसमें क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं। पहला आ सकता है कि इन्वेंटर किसको माना जाएगा, क्योंकि एआई जो है वो कोई असली इंसान तो है नहीं, ह्यूमन तो है नहीं, डेट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल ब्रेन है एक, कुछ लाइंस ऑफ कोड हैं जो सेल्फ इवॉल्व होते हैं। तो अगर कोई एआई किसी चीज का इन्वेंशन कर रहा है, कोई नई चीज खोज रहा है, तो इन्वेंटर किसे माना जाएगा, एआई को तो माना नहीं जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने यूके में, यूएस में और इंडिया में पहले ही बोल चुका है कि एआई द्वारा कोई भी इन्वेंट कुछ भी किया जाता है नई चीज, ना उसको कॉपीराइट किया जा सकता है ना पेटेंट किया जा सकता है उसमें। और अगला है कि जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो किसी भी इन्वेंटिव स्टेप में, कोई नई चीज खोजने के दौरान जो भी स्टेप्स होते हैं उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। तो ग्लोबल दुनिया में क्या पोजीशन चल रही है इसकी, तो यूनाइटेड स्टेट्स में, यूरोपियन यूनियन में और इंडिया में कोर्ट्स ने पहले ही बोल दिया है कि एआई इन्वेंटर नहीं हो सकता है। अगर एआई कोई चीज जनरेट कर रहा हो, इन्वेंट कर रहा हो, तो उसको एज एन इन्वेंटर नहीं माना जा सकता है। अगर एआई किसी चीज को इन्वेंट करने में हेल्प करता है, मदद करता है, तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं, कि जो ओनरशिप है वो अनक्लियर हो सकता है, कि
कोई इन्वेंशन है, उसका इन्वेंटर क्या है, कौन है ओनर, कौन बन सकता है, कौन कहलाएगा ओनर उसका, तो वो क्लियर नहीं होता है। तो जो प्रायर आर्ट डिटेक्शन बिकम्स हार्डर। जो आर्ट है, जो ओरिजिनल आर्ट है, या फिर कोई भी चीज आर्टिस्टिक का अगर जनरेट कर रहा है एआई, तो उससे किस चीज से, कौन से डाटा सेट से उसको निकाल के ला रहा है, तो वो चीजें क्लियर नहीं हो सकती हैं, बहुत मुश्किल है उसमें। तो ट्रेड सीक्रेट रिस्क। तो ट्रेड सीक्रेट रिस्क क्या होता है? एआई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को कई बार लीक कर सकता है। जो ट्रेड सीक्रेट होते हैं कंपनी को, उसको लीक कर सकता है एआई। एआई मॉडल्स ट्रेंड ऑन सेंसिटिव डाटा में रेगुलेट, सॉरी, रिगर्जिटेट। मान लीजिए कोई एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको कंपनी के सेंसिटिव डाटा या फिर जो ट्रेड सीक्रेट बहुत कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है उसको लेके अगर ट्रेन किया गया है, तो बाद में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर सही सवाल पूछे जाएंगे, तो एआई उस कॉन्फिडेंशियल डाटा को दोबारा किसी को दे सकता है। इंटरनल ईमेल्स जो होते हैं उसको भी दे सकता है कि कंपनी में क्या क्या ईमेल बैक एंड फोर्थ, फॉरवर्ड और रिप्लाई का हुआ है। और प्रोप्राइटरी कोड जो होता है उसको भी रीजनरेट कर सकता है एआई। तो उसमें जो ट्रेड सीक्रेट लॉज होते हैं उसका ब्रीच हो सकता है। कॉर्पोरेट एस्पियोनाज, यानी कि कॉर्पोरेट एंटिटी होती है उसमें जासूसी वगैरह भी हो सकता है। डाटा प्राइवेसी वायलेशन हो सकता है इसमें। लाइबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी चलते हैं अब इस पे। तो जो एआई जनरेटेड कंटेंट होता है जिसकी वजह से किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है, तो उसके लिए लायबल कौन कौन हो सकता है? तो इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं है फिलहाल, क्योंकि इसमें जो भी लॉज हैं, कानून है, धीरे धीरे अभी इवॉल्व हो रहे हैं, धीरे धीरे बन रहे हैं। तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या क्या आ सकती है कि कौन कौन लायबल हो सकता है इन सब चीजों के लिए। तो पहला है कि जो यूजर है, जिसने ऐसा टेक्स्ट ही डाला, ऐसा सवाल ही पूछा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लॉज का इंफ्रिंजमेंट हुआ है, तो यूजर को लायबल ठहराया जा सकता है। जो डेवलपर है, जिसने उस कॉपीराइटेड मटेरियल को एज अ ट्रेनिंग डाटा यूज किया अपने एआई के लिए विदाउट कंसेंट, तो उसको भी लायबल ठहराया जा सकता है। जो प्लेटफॉर्म है जिसपे एआई बना है, या फिर जैसे ओपन एआई हो गया, उसको भी लायबल ठहराया जा सकता है। जो डाटा सोर्स के ओनर हैं उनको भी लायबल ठहराया जा सकता है। लेकिन जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट ऑफ लॉज जो हैं, वो अभी कोई ऐसा यूनिवर्सल स्टैंडर्ड सेट नहीं की है। तो लायबिलिटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर, टेक्निकल मैटर हो जाता है अगर जो एआई का जो आउटपुट है वो एक्सीडेंटली किसी कॉपीराइटेड मटेरियल को या फिर पेटेंटेड मटेरियल को रिप्रोड्यूस करे या फिर आउटपुट दे, या फिर कोई डिफेमेटरी या फिर हार्मफुल कोई ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस कर दे जिससे किसी को क्षति पहुंचे, उसमें भी लायबिलिटी बहुत टेक्निकल मैटर हो जाता है। और अगर एआई कोई इलीगल या अनएथिकल पर्पसेस के लिए, जैसे क्राइम के लिए या किसी ऐसी चीज के लिए यूज करें, तो इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। मॉरल राइट्स इशू भी हो सकते हैं, इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी। तो मॉरल राइट्स में क्या है? एट्रीब्यूशन और इंटेग्रिटी। तो जो एआई जनरेटेड वर्क है, कोई भी चीज जो एआई के द्वारा जनरेट की गई है, वो आर्टिस्ट के जो राइट्स हैं एट्रीब्यूशन के,
उसको वायलेट कर सकता है। किसी भी क्रिएटिव वर्क को, किसी भी पेंटिंग को, किसी फोटो को, किसी गाने को, या किसी भी स्टोरी को खराब कर सकता है या फिर अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। ठीक है। जो आर्टिस्ट की मॉरल आइडेंटिटी है उसको मिस रिप्रेजेंट भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई गाना वगैरह बनाया या कोई पेंटिंग बनाई है अपने स्टाइल में अलग से, और जो मेरा पेंटिंग का स्टाइल है वो कॉपीराइटेड है। ठीक है। तो उसमें ये हो जाता है कि मान लीजिए मेरे स्टाइल से कोई 18 प्लस या फिर कोई ऐसी पेंटिंग बना दे जिससे मेरी, क्या कहते हैं, आइडेंटिटी को क्षति पहुंचे, मेरा डिफेमेशन हो जाए, ये सब चीजें। तो जो रेप्यूटेशन होता है ह्यूमन क्रिएटर्स का, वो खत्म हो सकता है या खराब हो सकता है। तो जो मॉरल राइट्स हैं उनको किसी भी कंट्री में हटाया नहीं जा सकता है। इंडिया और ईयू में फिलहाल ये कहा गया है। तो अब समरी में चलते हैं, जो भी हम लोग अभी तक देखे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चैलेंजेस की क्या क्या समरी है। कॉपीराइट इन ट्रेनिंग डाटा, ये हम लोग देखे हैं आज। आउटपुट सिमिलैरिटी देखे हैं। ओनरशिप एम्बिग्विटी भी देख लिए हैं। ट्रेडमार्क इश्यूज क्या क्या आते हैं वो भी देखा गया है। स्टाइल इमिटेशन पर प्लस पर्सनैलिटी राइट्स, ये भी देखा गया है। लैक ऑफ डाटा सेट ट्रांसपेरेंसी, जो कंपनी के द्वारा डाटा सेट में ट्रांसपेरेंसी नहीं की जाती है, वो भी देखा गया है। पेटेंट इन्वेंटरशिप कॉन्फ्लिक्ट भी समझा गया है थोड़ा बहुत। ट्रेड सीक्रेट लीक के बारे में भी हमने बता चुका है आप लोगों को। लायबिलिटी अनसर्टेनिटी भी होती है, ये भी देख लिए हैं हम लोग। और मॉरल राइट्स वायलेशंस के बारे में भी अभी अभी हम लोगों ने जाना है। तो आज के वेबिनार में बेसिकली 11-12 चीजों के बारे में हम लोगों ने जाना है। तो अब इतना सब हम लोग देख लिए हैं तो थोड़ा केस लॉज के ऊपर भी आ जाते हैं। तो नारुतो वर्सेस स्लेटर यूएस यूनाइटेड स्टेट्स का केस लॉ है, जिसको द मंकी सेल्फी केस के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें क्या यूएस की कोर्ट ने क्या कहा था? एआई ऑल्सो कैन नॉट बी कंसिडर्ड एन ऑथर, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑथर नहीं माना जा सकता है। नॉन ह्यूमन एंटिटीज कैन नॉट बी ऑथर्स, जो एंटिटीज हैं, कोई भी ऐसी चीज है जो ह्यूमन नहीं है, मानव नहीं है, उनको लेखक ऑथर नहीं माना जा सकता है। सेकंड केस लॉ आपका है फीस्ट पब्लिकेशन वर्सेस रूरल टेलीफोन। तो इसमें क्या ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था कि क्रिएटिविटी इवन मिनिमल, भले ही कम से कम हो क्रिएटिविटी, लेकिन वो रिक्वायर्ड है, बहुत जरूरी है। तो इसका रेलेवेंस क्या हुआ था कि जो एआई आउटपुट है मस्ट हैव ह्यूमन क्रिएटिविटी टू गेट प्रोटेक्शन, कि ह्यूमन लेवल की क्रिएटिविटी अगर एआई के आउटपुट में रहेगी तभी एआई जनरेटेड जो मटेरियल होगा उसको प्रोटेक्शन मिलेगा अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। थर्ड केस लॉ आपका है ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस डीबी मोदक, इंडिया का ही केस है ये। तो इसमें पहली बार इंट्रोड्यूस क्या किया गया था? मॉडिकम ऑफ क्रिएटिविटी टेस्ट। तो ये एक ऐसा टेस्ट है जो क्रिएटिविटी, किसी एक वर्क की, क्रिएटिव वर्क की आपकी टेस्ट करता है। तो एआई जनरेटेड जो कंटेंट होता है वो इस क्रिएटिविटी टेस्ट में फेल हो सकता है। चौथा केस लॉ है आपका एंडी वेरॉल फाउंडेशन वर्सेस गोल्डस्मिथ, 2023 का केस। तो इसमें क्या कहा गया था कि ट्रांसफॉर्मेटिव यूज अलोन इज नॉट इनफ, लाइसेंसिंग में बी नीडेड, कि ट्रांसफॉर्मेटिव यूज है जो वो इनफ नहीं है,
लाइसेंसिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें इसमें रेलेवेंस ये था कि एआई जो कॉपीराइटेड मटेरियल को ट्रांसफॉर्म कर रहा है किसी भी चीज़ में, तो वो तब भी इन्फ्रिंजमेंट की कैटेगरी में ही आएगा। तो इस समय करंट में इंडिया में या फिर इंडिया से बाहर कॉपीराइट के जो जो लॉ सूट चल रहे हैं वो आपके सामने है कि जो आर्टिस्ट हैं वो एआई कंपनीज को, जो एआई आर्ट्स कंपनी है उन पे केस किए हुए हैं। जो बुक के ऑथर्स हैं वो ओपन एआई पे केस किए हुए हैं। म्यूजिक लेबल्स जो हैं बड़े बड़े, वो एआई म्यूजिक टूल्स के जो क्रिएटर्स हैं उस पे केस किए हैं सब। तो इसका रेलेवेंस क्या है कि जो दुनिया भर के न्यायालय हैं अलग अलग देश के, वो इन केसों को देखने के बाद जो उनका जजमेंट आ रहा है उसी जजमेंट के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड नए नए कानून बनने वाले हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो लॉ है, एआई लॉ, वो कोर्ट अपने जजमेंट्स के थ्रू बना रहे हैं धीरे धीरे। तो अब चलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिस्क इन यूजिंग जनरेटिव एआई, कि जनरेटिव एआई की यूज करेंगे तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का क्या क्या रिस्क हो सकता है। पहले तो हम लोगों ने डिटेल में देख लिया था, उसी को शॉर्ट में यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, इन एडवर्टेंट प्लेजरिज्म हो सकता है, कॉपीराइटेड इमेजेस या टेक्स्ट का क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन हो सकता है, ट्रेडमार्क कंफ्यूजन हो सकता है, प्राइवेसी वायलेशन हो सकता है, डीप फेक मिसयूज हो सकता है, और लैक ऑफ ऑथरशिप क्लैरिटी हो सकती है। कंप्लायंस एंड बेस्ट प्रैक्टिस, तो आखिरी चीज है कि कंप्लायंस कैसे कैसे किया जा सकता है और बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है। लाइसेंस डाटा और टूल्स का यूज किया जाए एआई को ट्रेन करने के लिए, ह्यूमन क्रिएटिविटी को मेंटेन करके रखा जाए। ठीक है, और सेंसिटिव या प्रोप्रिएटरी डाटा को एआई में डालने से बचा जाए। एआई का यूज कम से कम किया जाए, खासकर मेडिकल या फिर लॉ से रिलेटेड लाइन में, और जो भी चीजें हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन रखा जाए। तो ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं आईपीआर इन्फ्रिंजमेंट से बचने के लिए। चलिए अब इसका कंक्लूजन पे चलते हैं। तो जो हम लोगों ने देखा उसका पूरा कंक्लूजन क्या है कि आईपीआर इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट मिसयूज। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बहुत एसेंशियल हैं जो क्रिएटर को प्रोटेक्ट करते हैं और उनके क्रिएशन को मिसयूज होने से बचाते हैं। जनरेटिव एआई इज अ पावरफुल बट लीगली कॉम्प्लेक्स। जो जनरेटिव एआई है बहुत ही पावरफुल टूल है बट लीगली कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा लीगल कॉम्प्लेक्सिटी इसमें भी आ सकती है या आती भी है। ह्यूमन ऑथरशिप एंड एथिकल यूज रिमेन सेंट्रल। जो ह्यूमन ऑथरशिप है और एथिकल यूज है एआई का, उसको कोर में रखा गया है, वो बहुत जरूरी है। और जो लॉ है एआई से रिलेटेड वो अभी भी धीरे धीरे इवॉल्व कर रहा है। चलिए तो यहीं तक था आपका आज का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड जनरेटिव एआई। तो किसी को कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं।